गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट 3 के टॉपिक स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशंस ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो जीन के बारे में सबसे पहले 1865 में मेंडल ने बताया था और मेंडल ने इसे फैक्टर नाम दिया था। जीन जो है वो आनुवंशिकी की मूलभूत एवं आधारभूत इकाई होती है। और भी जो है इसकी कई परिभाषाएं दी गई है, जैसे गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जो क्रियात्मक या संरचनात्मक विशेषक होता है उसे जीन कहते हैं। जीन शब्द जो है उसे 1909 में जॉनसन्स ने प्रतिपादित किया था। इस प्रकार से जीन जो है ये गुणसूत्रों के छोटे टुकड़े ही होते हैं। जीन की कुछ उप इकाइयाँ जिसे बेंजर ने दी है या बेंजर ने इन उप इकाइयों के कुछ विशेष नामकरण किए हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला है सिस्ट्रॉन। तो जब सिस ट्रांस परिघटना दो एकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उन एकों को फंक्शनल यूनिट समझा जाता है और इसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। सिस्ट्रॉन जो है यह जो है जीन की फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल इकाई होती है। इस प्रकार से गुणसूत्र खंडों को जो है सिस्ट्रॉन, म्यूटोन और रेकॉन कह सकते हैं। दूसरी उप इकाई जो है वो रेकॉन होती है, जो नए संयोजन बनाने में समर्थ होती है, और जीन का छोटे से छोटे जो खंड होता है वो रेकॉन कहलाता है, यानी रिकॉम्बिनेशन की जो इकाई है वो रेकॉन कहलाती है। गुणसूत्र का यह छोटा सा खंड जिसका जीन विनिमय के समय आदान प्रदान हो सकता है, इसे हम रेकॉन कहते हैं। गुणसूत्र का यह खंड विनिमय के समय अविभाज्य रहता है, क्योंकि विनिमय जीन का हो सकता है और जीन के टुकड़ों या खंडों का नहीं हो सकता है। इस प्रकार रिकॉम्बिनेशन करने वाले छोटे से छोटे खंड को रेकॉन कहते हैं। रेकॉन के उप विभाजन से छोटे छोटे एकक तो बन सकते हैं, किंतु वे मात्र उत्परिवर्तन को या म्यूटेशन को ही प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि रेकॉन स्वयं उपविभाज्य होता है, वह छोटे रेकॉन नहीं बना सकता है। इस प्रकार से जीन विनिमय या रिकॉम्बिनेशन की जो इकाई होती है उसको हम रेकॉन कहते हैं। अब है म्यूटोन। तो उत्परिवर्तन के माध्यम से ही जीन को परिभाषित किया गया है। जीन उत्परिवर्तन द्वारा भी या नए युग्म विकल्पियों का निर्माण होता है। इस प्रकार जीन का छोटे से छोटा भाग जो एलील निर्माण कर सकने में समर्थ होता है और नए एलील इसी प्रकार से बनते हैं, यानी जो म्यूटेशन की जो इकाई है उसे म्यूटेन कहते हैं। म्यूटोन बड़ा हो सकता है, किंतु अंतिम सीमा एक न्यूक्लियोटाइड इकाई ही हो सकती है। इसकी कारण कि न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापन से ही उत्परिवर्तन संभव होता है। जीन के एकों को परिणाम स्वरूप अवरोही क्रम में यदि लिखा जाए तो क्रमशः सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटोन लिखे जाते हैं। अर्थात जीन में कई सिस्ट्रॉन हो सकते हैं, एक सिस्ट्रॉन कई रेकॉनों से बन सकता है तथा रेकॉन में एक से अधिक म्यूटेन हो सकते हैं। रेगुलेशंस ऑफ जीन। जीन का नियंत्रण। तो समस्त जीवों के शरीर निर्माण एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है। बहुकोशिकीय शरीर की भी सभी कोशिकाओं में समान प्रकार से गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें जीन की समानता होती है। सभी कोशिकाओं के जीन विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं और प्रकृति में जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप कोशिकाएं संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करती है। अतः कोशिकाओं में ऐसी क्रियाविधि का होना जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा समय पर उपयुक्त जीन ही सक्रिय होने दे तथा अन्य जीन पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रक्रिया को उच्च जीवों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रमाणित करना तथा जानना कठिन है। फिर भी रेगुलेशन के बारे में जो है रिसर्च के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है वो बैक्टीरिया के ऊपर हुई है। ओपेरॉन मॉडल। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वो जैकब और मोनार्ड ने 1961 में ई कोलाई नामक आंतरिक जीवाणु में जीन अभिव्यक्त करने की एक क्रियाविधि प्रस्तावित की थी।
एस्चेरिशिया कोलाई एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है, अतः यह प्रस्तावित ओपेरॉन मॉडल जो है, ये जीन क्रियाविधि वर्तमान में प्रोकैरियोट वर्ग के लिए उपयोग में लाई जाती है। ओपेरॉन परिकल्पना के आधार पर प्रत्येक उपापचयी क्रिया एक जीन समूह के द्वारा नियंत्रित होती है। एक उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाले समस्त जीन मिलकर एक ओपेरॉन का निर्माण करते हैं। जैकब और मोनार्ड ने जीवाणु ई कोलाई में लैक्टोज पर होने वाली इस क्रिया का अध्ययन किया कि लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसको यदि डीपली अगर देखें तो इस क्रिया के अंतर्गत यदि ई कोलाई कोशिकाओं को एक गैलेक्टोसाइड जैसे लैक्टोज उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी कोशिकाओं में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम संश्लेषित नहीं होता, किंतु जैसे ही लैक्टोज की आपूर्ति की जाती है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना प्रारंभ होकर मध्य में लैक्टोज का अपचयन होने लगता है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का संश्लेषण लैक्टोज नामक सबस्ट्रेट मिलाने से प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार यह एंजाइम इंड्यूसिबल एंजाइम और आनुवंशिक तंत्र जो प्रेरणीय एंजाइम संश्लेषित करते हैं, इस तंत्र को प्रेरणीय तंत्र या इंड्यूसिबल सिस्टम कहते हैं। इसके विपरीत यदि ई कोलाई द्वारा अमीनो अम्ल जैसे हिस्टिडीन मिलाने पर या आपूर्ति करने पर हिस्टिडीन को संश्लेषित करने वाले एंजाइम का निर्माण कम हो जाता है या बंद हो जाता है, जबकि एंजाइम बनाने की क्षमता विद्यमान होती है। इस प्रकार के आनुवंशिक तंत्र को दमनशील तंत्र या रिप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं तथा संश्लेषित एंजाइम जो है वो रिप्रेसिबल एंजाइम कहलाता है। प्रेरणीय तंत्र जो होता है उसके अंदर तो क्रियाशील जो दमनकर है ये प्रेरक लैक्टोज की उपस्थिति में निष्क्रिय दमनकर हो जाता है, और दमनशील तंत्र जो होता है उसमें निष्क्रिय दमनकर सह दमनकर जैसे हिस्टिडीन के साथ में जुड़कर क्रियाशील दमनकर का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एंजाइम समूह का निर्माण एक जीन समूह द्वारा किया जाता है। इस जीन समूह को लेग ओपेरॉन नाम दिया गया है, और लेग ओपेरॉन हेतु प्रस्तावित जो मूल जैकब और मोनार्ड का जो मॉडल है उसे हम इस प्रकार से जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ओपेरॉन मॉडल, तो ओपेरॉन मॉडल में दो प्रकार के जीन्स प्रदर्शित किए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन और कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोलर जीन। पहला है स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन। तो ऐसे जीन इस प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रोटीन या एंजाइम का जो संश्लेषण होते हैं उनका संकेत देने का कार्य इन जीनों के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर जीन जो होता है वो इसका कार्य संरचनात्मक जीन की क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल करने का होता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं: कंट्रोल नियंत्रक जीन, समर्थक जीन और परिचालक जीन। पहला है नियंत्रक या रेगुलेटर जीन। तो नियंत्रक जीन संरचनात्मक जीन की क्रिया को संदमित करते हैं। संदमन की क्रिया इनके द्वारा एक प्रोटीन बनाने से होती है जो संदमक कहलाते हैं। संदमक द्वारा जो परिचालक जीन है उसको बांध दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका संपूर्ण क्रिया का संदमन होकर वह क्रिया वहीं पर रुक जाती है। दूसरी जीन जो है इसके अंदर वो है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन सीधे ही संरचनात्मक जीन को नियंत्रित करते हैं और संदमक परिचालक जीन से संलग्न हो जाता है तथा यह परिचालन जीन सदा संरचनात्मक जीन के पास ही विद्यमान भी रहता है। ओपेरॉन मॉडल जो है इसकी क्रियाविधि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ई कोलाई जीवाणुओं को लैक्टोज रहित माध्यम में रखा जाता है तो लैक्टोज के अपचयन हेतु एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में लेग ओपेरॉन संदमित रहता है यानी क्रियाहीन रहता है। इसका कारण नियंत्रक जीन द्वारा संदमक प्रोटीन बनाना है जो परिचालक जीन को अनुलेखन करने से रोक देता है।
परिणाम स्वरूप संरचनात्मक जीन संदेशवाहक आरएनए के साथ में संश्लेषित नहीं हो पाते, नहीं जुड़ पाते, जिससे वांछित एंजाइमों का अभाव बना रहता है। इस प्रकार की क्रिया दमनकारी क्रिया कहलाती है और यह तंत्र जो है वो दमनशील तंत्र कहा जाता है। इस प्रकार इसके तंत्र के जो विपरीत है, जब कोई ई कोलाई जीवाणु को लैक्टोज युक्त माध्यम में रखा जाता है तो ई कोलाई को लैक्टोज के अपचयन हेतु एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में लैक्टोज जो है वो या लेकोपेरोन जो है वो सक्रिय हो जाता है और माध्यम की जो लैक्टोज ई कोलाई जीवाणुओं में प्रवेश करती है तथा एक प्रेरक पदार्थ के रूप में रूपांतरित होकर संदमक प्रोटीन से जुड़ जाती है। फलस्वरूप संदमक पदार्थ परिचालक जीन से संलग्न नहीं हो पाता और परिचालक जीन जो है वो मुक्त रहता है। मुक्त परिचालक आरएनए पॉलीमरेज को प्रेरित कर समर्थक जीन में जोड़ देता है। समर्थक जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करता है और संरचनात्मक जीन वांछित एंजाइमों के लिए संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए को संश्लेषित करता है। जीन नियंत्रण के लिए ओपेरोन मॉडल प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए ही प्रभावी सिद्ध हुआ है, यह यूकैरियोटिक जीवों के लिए लागू नहीं होता है। यूकैरियोट में गुणसूत्रीय प्रोटीन को महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। दो प्रकार के गुणसूत्रीय प्रोटीन जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन कहलाते हैं, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दोनों प्रकारों की अंतःक्रिया ही जीन नियंत्रण का आधार मानी जाती है। हिस्टोन संश्लेषण का दमन और नॉन हिस्टोन आरएनए संश्लेषण को प्रेरित करता है। यूकैरियोट्स में जीन नियंत्रण निम्नलिखित 4 क्रियाओं के समय उनको संदमित करके या परिवर्तित करके करवाया जाता है, जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग और ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आपके टॉपिक है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। बीडल और टोटम ने जो है 1948 में एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार उन्होंने 1908 में यह बताया कि न्यूरोस्पोरा नामक लाल फफूंद पर प्रयोग किया और बताया कि शर्करा लवण और बायोटिन कल्चर में न्यूरोस्पोरा ग्लूकोज से आर्जिनिन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करती है। आर्जिनिन पर निर्माण अनेक पदों के माध्यम से होता है, प्रत्येक पद एक एंजाइम के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। बीडल और टोटम ने न्यूरोस्पोरा के बीजाणुओं को एक्स-रे से उद्भाषित कर जीनिक उत्परिवर्तन उत्पन्न किए। इसके बाद बीजाणुओं का माध्यम में अनेक वर्गों में अंकुरण कराया गया। इसमें प्रथम वर्ग के बीजाणु आर्जिनिन संश्लेषित नहीं कर सकते, इस कारण से उपरोक्त E1 एंजाइम उत्पन्न नहीं किया जा सकता था, जो जीन उत्परिवर्तन के कारण संभव हुआ। इस प्रकार एक वर्ग सिट्रुलिन संश्लेषित नहीं कर पाया। कारण यहाँ पर यह था कि E2 एंजाइम नहीं बन पाया था, जो आर्निथिन को सिट्रुलिन में बदल देता था। इसी प्रकार यही हाल तीसरे वर्ग का भी हुआ था, जहां E3 नहीं बनने से ग्लूटेमिक अम्ल पर आर्निथिन बनने की क्रिया नहीं हो सकती थी। इस प्रकार से ग्लूटेमिक अम्ल जो है E3 की उपस्थिति में आर्निथिन में, E2 की उपस्थिति में सिट्रुलिन में और E1 की उपस्थिति में आर्जिनिन में परिवर्तित होता है। यदि यह जीन उत्परिवर्तित हो जाता है तो वांछित एंजाइम यहाँ पर नहीं बन पाता है। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो जीन करते हैं, लेकिन प्रोटीन एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं। यह प्रस्तावित किया गया कि समस्त पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक ही जीन द्वारा संश्लेषित नहीं की जा सकती, वरन एक जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को संश्लेषित करता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिनमें 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है।
लेकिन प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित किया गया है कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसे वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, नाइट।